हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए मास्टर वीडियो लाया हूं जो आपको पूरी जानकारी देगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन है जो कि दूर करेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। इसमें क्या बताऊंगा तो बिहार में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, BC/EBC एवं EWS प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए मान्य होता है, और क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म भरने के पहले इन प्रमाण पत्रों का बना होना आवश्यक है, या आप शैक्षणिक मान ले जा रहे हैं किसी में एडमिशन लें, क्या उसके पहले बना होना आवश्यक है फॉर्म भरने के पहले। तो इसके बारे में भी बताऊंगा, तो इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। तो आप देख सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने सामान्य प्रशासन विभाग का एक दो दिनों में देखा होगा कि एक पत्र निकला है जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र है, जो कि किससे होगा तो आपको पहले अंचलाधिकारी से होगा। ये होता था, अब क्या होगा, राजस्व अधिकारी से होगा। तो बहुत सारे लोगों का पहला क्वेश्चन ये था कि क्या जो पहले से बना हुआ अमान्य हो जाएंगे, तो बिल्कुल अमान्य नहीं होंगे, क्योंकि अब से ये रूल लागू हुआ है। पहले से जो भी बना हुआ है और अगर निर्धारित अवधि के अंदर है तो वो पूरी तरह मान्य होगा। अंचलाधिकारी से तब भी मान्य होगा। आपको अब अगर क्या नए बनाने पड़ेंगे, 2 महीना पहले ही अंचलाधिकारी से बनाया, बिल्कुल नहीं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो निर्धारित समय है मैं आगे बताऊंगा उसके अंदर है, तो आपको बनाने की तुरंत ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगी तो आप उसको, वो साइन करने वाला ही जो पदाधिकारी वो सिर्फ चेंज हुआ है। आपको अंचलाधिकारी के बदले ये राजस्व अधिकारी का साइन से होगा। तो इसी संबंध में बहुत सारे लोगों ने कहा क्या इसका रूल्स है, कितने वर्ष के लिए मान्य है। बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, या आधी अधूरी जानकारी है, या कंफ्यूज होते हैं। तो ये लेटर के क्रम में ही उसके बाद मैं आपको बता, उसके बाद ये चिट्ठी के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं, ये सामान्य प्रशासन विभाग का यही मेन है, व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। तो ये बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि ये मान्यता है, और इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। खासकर ये जब महिलाएं जब शादीशुदा हो जाती है तो क्या माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा सर मेरी शादी तो हो गई है दूसरे कास्ट में, और वो जाति सेम नहीं है, तो क्या मुझे उस कास्ट का फ़ायदा मिलेगा। तो ये देखना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मान लीजिए कि आप शादीशुदा महिला हैं, आप जो हैं एक उदाहरण जनरल में हैं, और आपकी शादी हो गई है BC से या SC कैटेगरी से, महिला है जनरल की और BC की। तो मान लीजिए SC से ही शादी हो गई है, SC जो पुरुष है उससे शादी हो गई है, तो क्या महिला को SC आरक्षण मिलेगा, क्योंकि उसकी शादी हो गई। तो बहुत सारे जगह एड्रेस चेंज होता है, तो एड्रेस तो चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी जाति नहीं बदलेगी। पहले 2009 के पूर्व होता था, लेकिन अब जो है रूल है यही है कि आपकी जाति अब चेंज नहीं होगी। आप अगर जनरल में हैं और आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ, SC मान लीजिए पुरुष है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद सवाल उठता है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ जाति का निर्धारण सीधे सीधे पिता के आधार पर होगी, माता के आधार पर भी नहीं होगी। तो फिर आप कहेंगे, मान लीजिए कि आप लड़की को ही उल्टा, लड़की SC है और पुरुष जो है वो जनरल में है, तो क्या आप लड़के को SC का आरक्षण मिलेगा, तो नहीं मिलेगा यहाँ भी, क्योंकि जाति का निर्धारण किससे हो रहा है, तो पुरुष के आधार, पिता के आधार पर हो रहा है। तो मतलब साफ है कि जिनके पिता का जो जाति रहेगा वही जाति, चाहे लड़की हो चाहे आपके आने वाले बच्चे हों, वो पिता पर ही निर्धारित होंगे। तो ये क्लियर होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती, ये बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जब करते हैं तो सोचते नहीं वो तो पुराना हो गया, जाति बहुत पुराना बना हुआ है, अब है जो कि नया। तो जाति प्रमाण पत्र क्योंकि आपके पिता से ही निर्धारित होती है, चाहे आपकी शादी अगर महिला है हो या ना हो, आपको वही, अगर आपकी एक बार भी मान लीजिए कि 10 साल पहले की बनी हुई है या 15 साल पहले की बनी हुई है, तो आपको वो मान्य होगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप उस समय, जो कि बहुत सारे लोगों के अभी भी ऑफलाइन है जाति प्रमाण, तो वो भी मान्य रहेगी।
जाति प्रमाण पत्र अगर आप एक बार भी बनाए हैं, चाहे ऑफलाइन बनाए हों, 10 साल पहले की हो, 20 साल पहले की हो, 50 साल पहले की हो, वो आपकी मान्य होगी। आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या दोबारा बनाने से क्या नुकसान होगा? तो नहीं, आप दोबारा भी बनवा सकते, कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपको वो चलेगा। लेकिन ऑनलाइन सुविधा होती तो लोग भर देते हैं। उसके बाद आते हैं अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अस्थाई प्रमाण पत्र है जो कि आप अगर एक बार बनाए हैं तो आपकी वो मान्य होगी। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है कि क्या अस्थाई प्रमाण पता है जो कि क्या चेंज हो सकती है। तो आपकी प्रोसेस है उसके अनुसार चेंज हो सकती है, लेकिन अस्थाई आवास प्रमाण पत्र जनरली एक ही होते हैं। और तो इसकी वैधता मतलब ये भी जो है जाति की तरह, आप अगर 10 साल पहले के, 20 साल पहले, तो आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई रोक नहीं है कि आप अगर नया भी बना ले, लेकिन सेम पता होना चाहिए। उसके बाद आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। लेकिन अस्थायी के लिए निर्धारित है कि मात्र है जो कि 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। उसके बाद फिर से आपको रिन्यूअल या नया बनाना पड़ेगा। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष होगी। निर्गत तिथि का मतलब क्या हो गया? आप देखते होंगे जो सरकारी जॉब में हो तो जानते हैं कि पत्रांक और दिनांक होता है, तो एक नंबर होता है। वो नंबर और जो तिथि है, जिस तिथि को लास्टली साइन हुआ सीओ का, उसी तिथि को है जो कि आपको माना जाएगा। उससे 1 वर्ष के अंदर है जो कि इसकी मान्यता होगी। उसके बाद क्या है, और ये सब जो है कहीं भी अगर आपको सत्यापन होता है तो अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूल प्रमाण पत्र रखे और कोई भर्ती वैकेंसी और रख लिए, नहीं। ये क्या होता है, आपको लौटाया जाता है। उसके बाद है कि क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी विहित प्रपत्रों अभ्यर्थी देकर अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर को रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया, मतलब आप जो नया बार बार अंडरटेकिंग भी आप दे देंगे तो उससे भी है जो कि आपको आवेदन देंगे तो वो रिन्यूअल हो जाएगा। और ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में आगे बताऊंगा। राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी ही आरक्षण दे हैं, तो आरक्षण जो भी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी। लेकिन बिहार के बाहर महिलाओं को जनरल में जो आरक्षण दिया रहा उस पर है विवाद, लेकिन सत्य क्या है ये तो कहना मुश्किल है, कोई ऑथेंटिक सोर्स अभी तक नहीं मिला। दिव्यांग जनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% का आरक्षण दे, हालांकि अब प्रतिशत कर दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के नाती सेवा नियुक्ति में 2% क्षैतिज आरक्षण है। महिलाओं को सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु 35% का क्षैतिज आरक्षण दे है। और जो बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस तरह 2014 बीएसएससी इंटर लेवल में है कि ये WBC क्या था, वोमेन बैकवर्ड कास्ट जो है, मतलब 3% ये उत्पादन से ये रहेगा 35% के अलावा। तो ये आपने देखा। और हाँ, अब कहेंगे कि ये तो मैंने बता दिया कि जाति आय प्रमाण, तो आखिर मान्यता EBC, BC और EWS की मान्यता क्या होगी? तो क्योंकि ये तीनों जो है EBC हो गई या BC हो गई या EWS जो सर्टिफिकेट हो गई, ये क्योंकि आय प्रमाण पत्र की मान्यता क्या है, 1 साल की है, इसीलिए इसकी मान्यता जो होगी आपको 1 साल के लिए होगी। BC की हो चाहे EBC की हो, चाहे आप निर्गत तिथि से कितने साल के लिए मान्यता होगी, 1 साल के लिए ही मान्यता, क्योंकि आय जब आप बनाएंगे, क्योंकि आय है जो कि अपडेटेड होना चाहिए। जब भी आप BC EBC बनाएंगे तो अगर आप जाति आवासीय नहीं बनाते, लेकिन आय है जो कि उस समय का ही बना होना चाहिए, उसी तिथि से जो कि आपकी मान्य होगी। तो इसकी मान्यता क्या होगी, 1 साल की होगी। तो आपको क्लियर हो गया कि जाति की आपको मतलब हमेशा वैधता बनी रहेगी, आवासीय प्रमाण पत्र की भी हमेशा वैधता, आय प्रमाण पत्र की 1 साल, BC सर्टिफिकेट की 1 साल, EBC सर्टिफिकेट की 1 साल और EWS सर्टिफिकेट की 1 साल मान्यता होगी। अब चर्चा करते हैं कि बहुत सारे लोग जो फॉर्म भरते हैं उसमें ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि इस तारीख के पहले जो कि बना होना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या देखता हूँ कि वो आजकल बनाते ही नहीं। अच्छा, जब खोजा जाएगा वेरिफिकेशन में लिखा हुआ उसे, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। भले ही आप पुराने
उदाहरणों के आधार पर देखें कि दूसरे को है जो कि नहीं खोजा गया तो उस समय दे दिया गया, पुराना नहीं खोजा गया, तो ये आधार सही नहीं है। आप कभी भी है जो कि फंस सकते हैं, क्योंकि जनरली ये होता है कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र हो, चाहे वो शैक्षणिक क्यों ना हो। कई जगह तो आपको लिख दिया जाता है, कई जगह नहीं भी लिखा जाता है, वहाँ भी आपको उस समय होना चाहिए फॉर्म भरने के पहले। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि चलो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है बाद में बना, लेकिन क्या ये 100% है कि अगर नहीं बना तो बाहर, तो ये तो बोर्ड और आयोग पर निर्भर है, लेकिन बना हुआ होना चाहिए, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, ईबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे बीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे आपको ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आवासीय हो, चाहे आय हो, ये सब सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये आवश्यक है। अगर आप नहीं करते तो आप बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं, और यही कि बाद में भी चल जाएगा, क्योंकि उस समय का जब खोजा जाएगा आप तो नया बना कर दे दीजिएगा, लेकिन पुराना जब खोजा जाएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा कि आप तो उस बना हुआ है ही नहीं उस समय का। तो ऐसी परिस्थितियाँ कई बार उत्पन्न हुई है और कोर्ट में भी मामले गए हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि जब भी फॉर्म भरें तो उसके पहले बनाने की कोशिश करें। उसके बाद आते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। पहले तो जाति का बता देता हूँ कि कितने दिन में आपके बनते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिहार सरकार का जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी स्तर पर ही मान्य होता है। तो ये अब जो है राजस्व कर्मचारी जो हैं, ये राजस्व अधिकारी के साइन से होगा। उसी तरह आपको आवासीय प्रमाण पत्र है जो कि आपको अंचल राजस्व कर्मचारी, ये राजस्व अधिकारी करेंगे। उसी तरह आय प्रमाण पत्र भी राजस्व अधिकारी साइन होगा। ओबीसी क्रीमी लेयर है जो कि भारत सरकार के लिए, जो कि ये इसमें है जो कि आपको जिला स्तर का जरूरत पड़ेगा। और पिछड़ा वर्ग है जो कि, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि मान्य होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब जब ओबीसी आपकी बनती है सेंट्रल में, तो आपको जिलाधिकारी का है जो कि भारत सरकार के लिए यूज होता है। अब बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि बीसी, ईबीसी और ओबीसी में अंतर क्या है। तो ये भी बताता हूँ, बीसी और जो ईबी सर्टिफिकेट है बिहार सरकार की नौकरियों के लिए अनिवार्य है। तो आप कह सकते हैं मेरे पास ओबीसी बना हुआ है और बीसी ईबीसी नहीं भरा हुआ है तो भी मैं फॉर्म भर सकता हूँ। तो नहीं, आपको अगर नहीं बनी हुई है तो आपको अमान्य घोषित किया जा सकता। मतलब बिहार सरकार की नौकरियों के लिए बीसी, अगर आप बीसी में आते हैं तो बीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी के आधार पर आपका चयन नहीं होगा। अब आप बात करते हैं सेंट्रल की, केंद्र सरकार की, तो क्या बीसी ईबीसी बना रहेगा तो ओबीसी का काम कर जाएगा सेंट्रल? नहीं, आपको बीसी ओबीसी ईबीसी के ही आधार पर है जो कि इसमें क्या होता है, पहले किस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा तो ये जान लेते हैं। पहले जो है आपको बीसी, मान लीजिए कि आप बीसी हैं तो बीसी सर्टिफिकेट बने, उसी के आधार पर है जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब उसका नेक्स्ट स्तर जो है ओबीसी है। इसीलिए अगर आप सेंट्रल और राज्य सरकार की नौकरियां करते हैं, बीसी बीसी में आते हैं, तो आपको बीसी का सर्टिफिकेट और एक ओबीसी दोनों अलग अलग बना लेना चाहिए, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। और इसमें जिला पदाधिकारी का साइन होना, काउंटर साइन जरूरी है, खासकर ओबीसी में। और यहाँ पर आपको अंचलाधिकारी स्तर का भी है, पिछड़ा वर्ग का। तो मैक्सिमम क्या है, अनुमंडल अधिकारी स्तर का ये बना होना चाहिए। और कितने दिनों के लिए होना चाहिए, किसके किसके पास कितना दिन रहेगा, ये आपको दिया हुआ है। आपको 10 दिन में है जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है कि कितने दिन में बन जाएगा। 10 दिन में आपको ये सब प्रमाण पत्र बनेंगे। अंचलाधिकारी के यहाँ, अब राजस्व अधिकारी हो गया, उसी तरह अनुमंडलाधिकारी के यहाँ 15 दिन और जिलाधिकारी के यहाँ 15 दिन। और अंचला तत्काल सेवा भी है आपको राजस्व अधिकारी के यहाँ अब 2 दिनों में होगा। तो ये हो गया। अब आते हैं क्रीमी लेयर्स के कुछ रूल्स कि क्रीमी लेयर क्या है उसके बारे में। तो क्रीमी लेयर के बारे में, मतलब क्रीमी लेयर जो हो गया, एक सरकार तय करती है। 8 लाख रुपये तय किए अभी जो वर्तमान में, वो 8 लाख रुपये पारिवारिक आय। बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं। तो पारिवारिक आय का मतलब हो गया कि एक प्रॉब्लम्स आती है कि आप खुद जॉब में हैं और अभी जो है आपको सर्टिफिकेट है जो कि बनाना, मान लिया आपकी जॉब है और आपकी इनकम खुद ही है जो कि 10 लाख रुपया है, और तो क्या आपके सर्टिफिकेट बनेंगे? तो आपके बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि माता पिता की आय पर है जो कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है जो कि बनता है। किस पर बनता है? तो माता पिता की आय पर बनता। आपकी आय पर, खुद की आय से नहीं बनती है।
आपके माता पिता की कुल योग की आय क्या है उस पर बनता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और 8 लाख रुपये से अगर कम है तो उसको क्या कहा जाता है, क्रीमी लेयर रहित। और क्रीमी लेयर से आप नहीं हैं, नन क्रीमी लेयर होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में देखते हैं। और आपको उसके पहले है जो कि कहाँ पर है जो कि आपको बनता, पहले तो आरटीपीएस है जो कि आपको मैं बिहार के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर है जो कि आपको जाना पड़ता है, ये rtps-bihar.gov.in। यहाँ पर आपके सारे सुविधाएं ऑनलाइन के लिए यहाँ पर खुद भी कर सकते हैं, आपको साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस बीकर सेक्शन के लिए, नन क्रीमी लेयर के लिए है। इसी तरह से जो कि आपको, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि इसमें क्लिक करते हैं तो क्लिक करेंगे तो आपको ये खुलेगा, serviceonline.bihar.gov.in खुलेगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ सामान्य प्रशासन विभाग की आवासीय जातीय एवं आय प्रमाण पत्र। तो आवासीय प्रमाण पत्र है जो कि यहाँ पर है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको आवासीय अंचला, क्योंकि सबसे पहले आप कह सकते हैं कि जिला पदाधिकारी स्तर पर क्लिक करेंगे, नहीं, सबसे पहले अंचलाधिकारी पर स्तर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये खुलेगा फॉर्म भरने का। तो आपको खुलेगा, इसमें पुरुष, स्त्री, तृतीय लिंग, ये सब है जो कि आपको भरना है। ये सर्टिफिकेट किसका है, अंचलाधिकारी के स्तर पर निवास प्रमाण पत्र के लिए है। आपको पता है, राज्य है, ग्राम पंचायत, आप किस जगह रहते हैं, ये सब आपको आधार नंबर भरना, स्थायी बनाना है कि अस्थायी बनाना है। तो ये सब है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। अब कह सकते हैं कि अंचलाधिकारी के बाद ही है जो कि उसमें अंचलाधिकारी, फिर अनुमंडलाधिकारी कैसे बनेंगे, क्या ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा, होगा कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं, आवासीय में ही देख लिया जाए। अनुमंडल स्तर पर क्या दिखाता है, देखते हैं। तो आप देख रहे हैं अंचलाधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र संख्या आपको डालना, टोकन नंबर आएगा, उसके बाद सबमिट करना है। उसी तरह मतलब अंचलाधिकारी का जब बन जाएगा तब है जो कि आपको ऑनलाइन अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो कि आपको जब अनुमंडलाधिकारी से भी जब बन जाएगा तब है जो कि आपको, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जिला पदाधिकारी स्तर पर भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए अनुमंडलाधिकारी स्तर से या अंचलाधिकारी स्तर से अगर बना हुआ है तभी है जो कि आपको अगला जिला पदाधिकारी स्तर से बनेगा। तो यहीं पर है जो कि आपको सारा चीज़ फॉर्म भरने का, यहाँ पर बिहार सरकार में अगर फॉर्म भरते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो चाहे और हो, तो ये आप देख सकते हैं। आय प्रमाण, यहाँ पर समान प्रशासन, यहाँ पर आपको तीनों पत्र बनेंगे, बीसी ईबीसी, सारा प्रमाण पत्र है, क्रीमी लेयर रहित, बीसी ईबीसी सब आप देख सकते हैं इसमें। अन ओबीसी के लिए भी है जो कि उसमें बनता है। तो मैं अब क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस की जो है उसमें कितने आय तक है, जो कि 8 लाख तो बीसी के लिए है, तो उसके लिए मैं कुछ को है जो कि जैसे संवैधानिक पद पर धारण करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, संघ लोक सेवा अध्यक्ष, ये सब को है जो कि, और ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी जो पीएसयू, यूनिवर्सिटी, बैंकों, उनके लिए जो कि ये लागू होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, अधिवक्ता, सेना, कर्नल रैंक, ये सब जो कंडीशन है ये आपको कि इनको है जो कि नहीं दिया जाएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मलाइका तबका। इस लेयर के माध्यम से पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा होता है और उसको सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं या नौकरियों में आरक्षण का अगर उससे ज़्यादा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो उसी तरह है आपको, और सेंट्रल में कितनी है, 27% है ओबीसी परिवार की वार्षिक आय, मतलब आपकी आय अगर है माता पिता के और है तो उससे बनेगा। 8 लाख से ऊपर खुद की आय नहीं जोड़ी जाती, माता पिता की आय जोड़ी जाती है, आपके पुत्र का भी आपके आय से जोड़ी जाएगी। नॉन क्रीमी लेयर क्या हो गया, 8 लाख रुपये से कम है तभी होगा।
ईडब्ल्यूएस का मैं दिखाना चाहा था। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है कि अगर जिस जाति के अधिसूचित अत्यंत सेल्फ ये तो है आपको, ईबीसी बीसी के लिए है। मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बताने के लिए देख रहा था इसको, आप लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा। परिवार की आय कुल है जो कि कुल वार्षिक आय अंचल के सिवा कुछ नहीं, ये सब है जो कि आपको देना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे जो कि ऊपर नहीं होना चाहिए, या उससे ऊपर 1000 वर्ग फीट है जो कि आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, अधिसूचित न्यायपालिका के अंतर्गत है जो कि आपको होना चाहिए। और क्या क्या है, अधिसूचित नगर पालिका में 200 वर्ग अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए, और यही सब कंडीशन है। तो इस कंडीशन में अगर आते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, और ईडब्ल्यूएस की एक ही कैटेगरी होती है, और ओबीसी में 2 कैटेगरी बिहार में बढ़ जाती है, बीसी और ईबीसी की। और तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हद तक कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, और कुछ भी अगर कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।